जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 115 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इन 115 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। इन 115 क्वेश्चन से आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों, जो 76वां गणतंत्र दिवस है ये कब होगा? ये होगा 26 जनवरी 2025 को। ठीक है। और इस उपलक्ष्य पर जो हमारे देश के मुख्य अतिथि हैं वो होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो 76वां गणतंत्र दिवस है 2025 में 26 जनवरी को, इस उपलक्ष्य पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे प्रबोवो सुबियांटो। और ये कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। हम बात करें कि 2024 में जो 75वां गणतंत्र दिवस हुआ, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमानुएल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला को घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, और ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है, और इसको भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। ठीक है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश का, ये भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर बनाई जाएगी? भारत की पहली नाइट सफारी ये बनाई जाएगी लखनऊ में। ठीक है, ये भारत की पहली नाइट सफारी है, लेकिन दुनिया की ये 5वीं नाइट सफारी है, यूपी के लखनऊ में बनाई जाएगी, और ये दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अरुणाचल रंग महोत्सव के लिए महोत्सव राजदूत ये पंकज त्रिपाठी के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो अरुणाचल रंग महोत्सव है, ये महोत्सव उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है, और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का जमावड़ा होता है। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, और इस महोत्सव के लिए जो महोत्सव राजदूत है ये अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो अभियान है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, और नई दिल्ली में ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो लिंग आधारित हिंसा को खत्म करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कौन से वे मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये तो सभी को पता होगा कि झारखंड के फिर से सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन कौन से नंबर के हैं ये जानना जरूरी है। तो ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है। अब दोस्तों, झारखंड की बात हुई है तो झारखंड के बारे में जान लो। ये रही लोकेशन झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची है। इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। हेमंत सोरेन सीएम है, और श्री संतोष कुमार गंगवार गवर्नर हैं। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है, और जिलों की संख्या है 24। ठीक है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल की जो नीलामी है इसमें सबसे महंगे बिकने वाले जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये बने हैं ऋषभ पंत। ठीक है, और ऋषभ पंत को किसने खरीदा है? तो लखनऊ
सुपर जॉयंट्स टीम ने खरीदा है। कितने का? 27 करोड़ रुपए का इनको खरीदा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त ये बाला सुब्रमण्यम के लिए नियुक्त किया गया है। और इसी क्रम में दोस्तों मॉरिशस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मॉरिशस में भारत का जो नया राजदूत है ये नियुक्त किया गया है अनुराग श्रीवास्तव के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी 4-5 महीनों में जो राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई है, ठीक है, तो मैंने उन सभी को यहाँ पर लिख दिया है, तो आप चाहें तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी इसी महीने जो है अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और कौन से नंबर के बने हैं? ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और इनने भारतीय मूल की कमला हैरिस के लिए हराया है। और स्थान किसका लिया है इनने? तो जो बाइडेन का इनने स्थान लिया है। ठीक है, ये 3-4 बातें आपको याद रखना है। और इसी क्रम में दोस्तों अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों जेडी वेंस जो हैं ये अमेरिका में उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी थी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का एक उपनाम है कि इनको बिहार कोकिला के उपनाम से जाना जाता था। क्या? इनको बिहार कोकिला कहा जाता था। और नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में और कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। दोस्तों ये मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थी। ठीक है, और छठ पूजा वाले गाना ये बहुत अच्छे से गाती थी, मतलब छठ पूजा वाले गानों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। बताइए दोस्तों, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने करी है? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो G20 समिट 2024 की जो मेज़बानी है ये ब्राज़ील देश के द्वारा करी गई है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। तो देखो G20 समिट जो 2024 में हुआ है, कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है? 19वां। आयोजन ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है। अध्यक्षता करी है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से शामिल हुए G20 जो है। अब इसमें सदस्य देश कितने हो गए हैं? 21। ठीक है, एक है दोस्तों इसमें 19 तो देश हैं, याद रखो 19 देश हैं। एक है यूरोपीय संघ और एक है अफ्रीकी संघ, तो सदस्य देश हो गए हैं इसमें 21। ठीक है, G20 इसको स्टेबल किया गया था 1999 में। और अपना देश भारत G20 का हिस्सा है। बिल्कुल, G20 का जो पहला समिट है अमेरिका में 2008 में हुआ था। 18वां समिट जो है 2023 में भारत के नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली में जो बिल्डिंग है भारत मंडपम, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 24 वाला ब्राज़ील में हुआ है। अब जो 20वां संस्करण है 2025 में होना है, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में होना है। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है G20 के बारे में। मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बार बार अपडेट देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में, एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि आपको करंट अफेयर्स में महारत हासिल करना है, मतलब आपको करंट अफेयर्स में से फुल स्कोर करना है, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर परचेस कीजिए। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में 60 से ज़्यादा टॉपिक हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अभी हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा जनवरी से लगाकर अभी तक का। समझ रहे हैं आप? मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, इसके साथ में 60 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे, वो भी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेंगे बिल्कुल डिटेल में। जैसी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऐसे ही डिटेल आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएगी। तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट का रिवीजन करना है यदि आपको, ठीक है, तो आप हमारी ई बुक को जरूर परचेस कीजिएगा। इसी क्रम में जो सेकंड ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। और जो थर्ड वाली ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है हमारी। 5000 इसमें साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये टॉपिक वाइज दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शानदार ये ई बुक है हमारी साइंस की। रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी ये ई बुक यदि आप साइंस की परचेस करते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल सारी ई बुक ही बेस्ट हैं, तो सभी को आप परचेस कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बनाए गए हैं? दोस्तों भारत के नए सीएजी बने हैं के संजय मूर्ति और इनने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें सीएजी की, तो सीएजी के जो पद का प्रावधान है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इनको वेतन कितना मिलता है? जो कैग होते हैं तो इनको 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है। और जो भारत के पहले कैग थे उनका नाम क्या था? तो वी नरहरि राव। कौन? वी नरहरि राव भारत के पहले कैग थे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। बताइए, अभी इसी महीने राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष, इनका नाम है विजया किशोर रहातकर और ये 9वें नंबर की महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। इनने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अभी 10 दिन पहले। इनका नाम क्या है? एस गोपाल कृष्णन इनका नाम है। एसएससी की बात करें तो 1975 में स्थापना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 91 मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें दोस्तों, ये बन गए हैं संजीव खन्ना। कौन बन गए हैं? संजीव खन्ना बन गए हैं। जो DY चंद्रचूड़ थे, ठीक है, ये 10 नवंबर को रिटायर्ड हो गए हैं। ठीक है, और 91वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजीव खन्ना बन गए हैं और ये भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये लगभग 6 महीने तक इस पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950। अभी न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सुपुर्द करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो पहला संविधान संग्रहालय ये हरियाणा राज्य में खोला गया है, याद रखना दोस्तों। और हरियाणा में भी कहाँ पर? हरियाणा के सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया और इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। ठीक है, और इस संग्रहालय में 75 वर्षों की संवैधानिक यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश की महान विभूति, ठीक है, और जो रतन टाटा जी हैं इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने रतन टाटा जी को सम्मान देने के लिए 4-5 फैसले लिए हैं। तो उन 4-5 फैसलों में से एक तो ये है कि महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ने रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय कर लिया। मतलब इस संस्थान के नाम के आगे केवल रतन टाटा शब्द जोड़ा है। समझ गए आप लोग? मैंने बताया कि महाराष्ट्र की सरकार ने लगभग 3-4 फैसले लिए हैं। कौन कौन से फैसले लिए? तो एक तो महाराष्ट्र की सरकार ने रतन टाटा जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया है। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखा है। तीसरा, जो महाराष्ट्र राज्य का उद्योग रत्न अवार्ड है, ठीक है, उद्योग रत्न अवार्ड, इसका नया नाम कर लिया है रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड, क्योंकि जो महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड है ये रतन टाटा जी को ही दिया गया था। और जो मुंबई का उद्योग भवन है इसका नया नाम रतन टाटा उद्योग भवन कर लिया है। ठीक है, बताइए दोस्तों, लद्दाख के कारगिल में स्थित है काकसर ब्रिज, तो काकसर ब्रिज का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? देखो, कारगिल युद्ध के नेता हैं कैप्टन अमित भारत, मतलब नेता इन द सेंस नायक हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम वहाँ पर शहीद हो गए थे, तो उन्हीं के बलिदान को सम्मान देने के लिए काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, ये अभिनेता सोनू सूद के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 को योगी आदित्यनाथ ने कहां पर उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है? तो उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों के बीच राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश की पहली
सी प्लेन सर्विस ये शुरू की गई है श्रीशैलम से विजयवाड़ा के बीच में। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने अपनी पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोसेट स्ट्रेटजिक पार्टनर के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है श्री राम चोलिया के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो प्रोफेसर श्री राम चोलिया ने फ्रेंड्स इंडियाज क्लोसेट स्ट्रेटजिक पार्टनर नाम की पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत की विदेश नीति और इसके सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन पर एक व्यापक अध्ययन है। और दोस्तों ये जो श्री राम चोलिया हैं इनके द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस और मोदी डॉक्ट्रिन, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की विदेश नीति। तो ये दो महत्वपूर्ण किताबें भी इनके द्वारा ही लिखी गई हैं और अभी लिखी गई हैं इसी साल, तो ये भी आपको याद रखना है। बताओ, नवंबर 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर आ गया है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। और नवंबर 2024 में जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें अपन 83वें स्थान पर आ गए हैं। पहले जुलाई वाले में अपन 82वें स्थान पर थे, अभी अपन 83वें स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा। पहला स्थान है सिंगापुर का, भारत 83वें स्थान पर है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। ये इंडेक्स क्या दिखाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो देश के अंदर यदि कोई मेधावी छात्र है और वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो वो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लोन ले सकता है। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखो, भारत सरकार ने हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो टैलेंटेड यानी कि मेधावी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऋण प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? छात्रों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करना। इस योजना के तहत 10 लाख तक का लोन मिलेगा केवल 3% की ब्याज दर पर। ठीक है, कौन कौन पात्र हो सकेगा? तो ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, वो इस योजना को इस योजना के लिए एलिजिबल है। और भारत सरकार ने इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आया टाइफून कोंगरे ने कहां पर तबाही मचाई है? तो दोस्तों ये जो तूफान है कोंगरे, इसने तबाही मचाई है ताइवान में। कहां पर? ताइवान में। ठीक है, और ताइवान में अभी एक और तूफान आया, 2 तूफान आए ताइवान में, वो भी देख लो आप। एक का नाम है खानून, ठीक है, और इससे पहले जो आया था उसका नाम था कैथ्रॉन। ठीक है, और अभी ये कौन सा है? कोंगरे। ठीक है, तो ये 3 तूफान ताइवान में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? डी कृष्ण कुमार जो हैं ये मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है मोदी जी को अमेरिका देश में मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उनको ये पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में नाइजीरिया देश ने किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर दिया है? तो दोस्तों नाइजर देश का जो दूसरा राष्ट्रीय सम्मान है ये भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्यों? भारत और नाइजीरिया के रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ये सम्मान मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, इसी क्रम में एक और सम्मान मिला है मोदी जी को। कौन सा सम्मान मिला है? तो दोस्तों डोमिनिका देश का सम्मान है। ठीक है, और डोमिनिका देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये भी मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें
जो हमारे देश के आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो जो अपना पड़ोसी देश है दोस्तों, नेपाल। ठीक है, नेपाल देश के राष्ट्रपति ने अपने देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल की सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। याद रखना 18वां संस्करण है, उड़ीसा की भुवनेश्वर में आयोजित होगा। ठीक है, और इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी योगदान। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल किस देश के पास समुद्र में मिला है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल दोस्तों ये कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है सैलोमन द्वीप पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रवाल है ये 34 मीटर चौड़ा है, मतलब फीट में बात करें तो 111 फीट, और 32 मीटर लंबा है, यानी कि 104 फीट ये लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के बिना ही मकान ध्वस्त करने की प्रक्रिया को संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो अभी अपन देख रहे हैं कि यदि कोई मतलब छोटी सी घटना हो जाती है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है, खास करके ये मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत आप किसी के मकान को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 21 क्या बताता है? ये अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस जिले में बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी? तो बिहार राज्य के दूसरे एम्स की आधारशिला ये बिहार के दरभंगा में रखी गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए नवंबर 2024 को जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये शिगेरू इशिबा बन गए हैं। ठीक है, बाकी जापान की बात करें तो राजधानी सभी को पता होगी, क्या है? टोक्यो राजधानी है। जापान के सम्राट कौन है? तो नारुहितो। कौन? नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। ठीक है, पीएम बन गए शिगेरू इशिबा। और करेंसी क्या है? तो जापानी एन यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? तो कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार ये दिया गया है उर्मिलेश के लिए। और उर्मिलेश कौन है? तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, और दोस्तों ये जो पहला सम्मान है, ठीक है, मतलब ये सम्मान पहली बार किसको दिया गया था? तो रवीश कुमार के लिए। रवीश कुमार को तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTA फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने। ठीक है, WTA मतलब वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, और ये कोको गॉफ कौन है? अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? दोस्तों सामंता हार्वे का जो संबंध है ये ब्रिटेन देश से है। डिटेल की बात करें तो देखो, बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम है सामंता हार्वे। और इनका उपन्यास कौन सा है? जिस उपन्यास के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया उसका नाम है आर्बिटल, और ये ब्रिटेन देश की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी यूके में। देखो ये तो हमने बात करी है बुकर पुरस्कार की, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी साहित्य का बुकर पुरस्कार है। इस मतलब ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 में ये जेनी एयरपेनबेक को दिया गया। ये जर्मनी लेखिका है और इनकी पुस्तक कैरोस के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो देखो मतलब मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एक ही जगह पर सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर देना। ठीक है, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मैंने एक ही जगह पर बता दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो और पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नो एवर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किया? तो नो एवर मेडिसिन ऐप का जो शुभारंभ है दोस्तों ये मनसुख मंडाविया ने किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो
जो मनसुख मंडाविया हैं, ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं और इनने नो योर मेडिसिन नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो देखो, खेल में डोपिंग विरोधी प्रयासों को मजबूत करना, निष्पक्ष खेल और निष्ठा को बढ़ावा देना। होता क्या है दोस्तों, जो हमारे एथलीट होते हैं, मतलब हर किसी देश के हो सकते हैं एथलीट या फिर खिलाड़ी, वो क्या करते हैं, यदि रनिंग है मान के चलो, तो वो किसी ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर लेंगे जिससे उनको थकान ना हो, बॉडी में एनर्जी बनी रहे। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मेडिसिन का यूज़ कर लिया है गलत तरीके से, अब वो रनिंग करेगा तो वो सबसे आगे पहुंच ही जाएगा, क्योंकि ना तो उसकी बॉडी में थकान हो रही है और वो उसको अंदर से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इस ऐप का उद्देश्य यही है कि जो इस मतलब ये जो मेडिसिन गलत तरीके से यूज़ कर ली है, इसको कहा जाता है डोपिंग। और डोपिंग के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं ये भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है और इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि इस तरीके के डोपिंग के जो मामले हैं वो खेलों में तो कम से कम निकल कर ना आए। बताओ, हाल ही में किस वाद्य यंत्र के विद्वान वरदारा कमलाकर राव का निधन हो गया? तो वरदारा कमलाकर की यदि हम बात करें दोस्तों, ये कौन थे? मृदंग वादक, और अभी इनका निधन हो गया है। नवंबर 2024 में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा आयोजित हुआ है? तो बाली यात्रा की हम बात करें, ये क्या है? ये जो है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है और इसका आयोजन जो है ये उड़ीसा राज्य में हुआ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान दिवस 2024। संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को। तो इस उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन दो भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी करी हैं? तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान की 2 प्रतियां जारी करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो अब्दुल्लाह मेगा हैं ये माली देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? तो करीमगंज जिला जिसका नाम बदला गया है ये कहाँ का है? असम राज्य का। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किया है? तो देखो दोस्तों, जो न्याय की देवी वाली प्रतिमा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। एक तो जो बदलाव है, पहले आंखों पर जो पट्टी बंधी होती थी, ठीक है, तो इस पट्टी को क्या कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ठीक है, और दूसरा जो हाथ में तलवार होती थी, तो तलवार की जगह पर संविधान की किताब पकड़ा दी गई है। बाकी तराजू तो जो पहले था तो अभी भी है, क्योंकि तराजू जो है ये न्याय का प्रतीक होता है कि कानून दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, तो ये 2 बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनु भाकर के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो मनु भाकर हैं ये हरियाणा के झज्जर जिले की हैं और प्रसिद्ध निशानेबाज हैं और उन्हें ISSF विश्व कप में पदक जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज हैं और ये ओलंपिक के इतिहास में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं। ठीक है, इनने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, जो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और इस मंत्रालय के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनका नाम है मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। हाल ही में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, इस महोत्सव का उद्घाटन किया है अपने देश के वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान ने। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है इस साल दूसरा संस्करण आयोजन हुआ है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया है CDS अनिल चौहान ने। उद्देश्य क्या है इस महोत्सव का? तो सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, शिक्षाविदों और शोध विद्वानों को भारत के सैन्य इतिहास में
और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको रोहिणी नेयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? रोहिणी नेयर पुरस्कार ये अनिल प्रधान के लिए दिया गया है। बताइए, हाल ही में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने, और मैक्स वर्स्टेपेन ये रेड बुल कार रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मान ये दिया गया है फिलिप्स नॉइस के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, कौन सा एडिशन है? मतलब संस्करण 55वां। इसका आयोजन किया गया है गोवा में। थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 दिल्ली में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं संजू सैमसन। ठीक है, संजू सैमसन ने नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नवंबर 2024 में किस राज्य में भारत और भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट का संचालन शुरू हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य में। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर शुरू हुआ है? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये लद्दाख में शुरू हुआ है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासा ने किस ग्रह और उसके 5 सबसे बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना जताई है? तो दोस्तों अभी नासा जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, तो नासा ने यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह और उसके 5 सबसे बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना है, ऐसा दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 बिहार के किस जिले में आयोजित की गई? तो दोस्तों याद रखना, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है इसका आयोजन बिहार में किया गया, और बिहार के राजगीर जिले में 11 से 20 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। और वहीं आपसे पूछा जाएगा कि इस चैंपियन ट्रॉफी का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और टोटल 6 टीमों ने इस चैंपियन ट्रॉफी में भाग लिया है, ठीक है, और भारतीय टीम ने भी भाग लिया है। तो भारतीय टीम की जो कप्तान है वो है सलीमा टेटे, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि महिला एशियन ट्रॉफी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हम बात करें कि ये खिताब किसने जीत लिया है, अपने देश भारत ने। और भारत ने किसको हराया है? चाइना को 1-0 से हराया है। ओके, नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? तो देश में खुदरा मुद्रास्फीति की हम बात करें, ये बढ़कर हो गई है 6.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस, ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 2021 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ये जो मिसाइल है इसकी स्पीड क्या है? दोस्तों इस मिसाइल की स्पीड है आवाज से 5 गुना ज़्यादा। यदि हम किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 6174 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिनी अमरसूरिया। ये श्रीलंका की लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताइए जिसके कई टेस्ट स्पेस एक्स कंपनी ने किए हैं। तो दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम है दोस्तों स्टारशिप, ठीक है। और इसके टेस्ट जो है ये स्पेस एक्स कंपनी लगातार कर रही है। राफेल नडाल ने अपना आखिरी मैच
कौन सा खेला जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया? तो राफेल नडाल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इनने अपना आखिरी मैच कौन सा खेला है? डेविस कप खेला है। ठीक है, तो याद रखना राफेल नडाल जो हैं ये टेनिस प्लेयर हैं स्पेन के, और इनने 19 नवंबर 2024 को डेविस कप में अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेला है। हालांकि ये जो डेविस कप हैं ये हार गए। ठीक है, और इनको बोटेक वन डे जेटसुल्प ने हराया है। इसी के साथ राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है टेनिस से। बताइए कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन ट्रेडिंग क्या है जिसके नियमों को संयुक्त राष्ट्र के कोप 29 सम्मेलन में मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों कार्बन ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से CO2 उत्सर्जन क्रेडिट की खरीद बिक्री है। ठीक है, याद रखना। और इसके नियमों को अभी संयुक्त राष्ट्र के कोप 29 सम्मेलन में मंजूरी दी गई है। ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो दोस्तों ये आयोजन भारत में पहली बार आयोजित हुआ है और भारत के नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यमांडू ओरसी बनाए गए हैं। बताइए रिश्वत के आरोप में किस देश की अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? तो दोस्तों अभी USA की एक अदालत ने गौतम अडानी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस इंडेक्स में अपना देश भारत ये 23वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों जो सतत व्यापार सूचकांक है भारत है 23वें स्थान पर। टॉप 3 देशों में न्यूजीलैंड फर्स्ट पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है। और ये जो इंडेक्स है हेनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया गया। बताओ हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूचकांक में अपना देश भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब जो 3-4 महीने पहले यही इंडेक्स जारी हुआ था उसमें 7वें स्थान पर थे, लेकिन अभी नवंबर में जारी हुआ है तो अपन 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, याद रखना जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। और ये जो सूचकांक है ये देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। उसमें ग्रीन हाउस गैस आ जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ठीक है, और दोस्तों 2024 में इस सूचकांक में जो शुरू के 3 स्थान हैं, ठीक है, शुरू के 3 स्थान ये खाली रखे गए हैं। खाली क्यों रखे गए हैं? क्योंकि दोस्तों किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको पहले 3 स्थान पर रखा जाए। तो शुरू के 3 स्थान तो रखे गए हैं खाली। ठीक है, बाकी अब 4th पोजीशन पर डेनमार्क है, 5th पर नीदरलैंड है और 6वें पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत की विशेष तौर पर याद रखना दोस्तों भारत इस इंडेक्स में 10वें स्थान पर है और ये महत्वपूर्ण इंडेक्स से पूछा जाता है। नवंबर 2024 में जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो AI तैयारी में भारत 72वें स्थान पर है। ठीक है, अभी जो कुछ इंडेक्स जारी हुए हैं 1-2 महीनों में उनमें सतत व्यापार सूचकांक मैं बता चुका हूं 23वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 7वें पर थे, लेकिन अब अपन 10वें पर आ गए हैं। AI तैयारी सूचकांक की बात करें तो इसमें अपन 72वें स्थान पर हैं। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में अपन 79th पोजीशन पर हैं। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक याद रखना ये पहली बार जारी हुआ है और इसमें 176वें स्थान पर हैं।
विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में अपन 84वें स्थान पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपन 105वें स्थान पर हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपन 39वें स्थान पर हैं। एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स में अपन तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य देश बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य देश जो है ये बना है आर्मेनिया। कौन सा? आर्मेनिया। और इससे पहले 103वां सदस्य देश कौन सा बना था? नेपाल बना था। तो 103वां और 104वां दोनों आपको याद रखना है। बताओ हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जो है ये केरला राज्य के लिए दिया गया है, ठीक है। इसी क्रम में नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया, एक डेनियल बेरनबोयम और दूसरे हैं अली अबू अब्बाद। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। अब चूंकि महत्वपूर्ण है तो सारे फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। नवंबर 2024 की बात है, 2 जनों के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 मिला है। 2 जनों में एक तो डेनियल बेरनबोयम है, ये प्रसिद्ध पियानो वादक हैं, पियानो बजा बजा कर ये लोगों को शांति के लिए प्रेरित करते हैं, अर्जेंटीना के हैं। और दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं अली अबू अब्बाद, ये प्रसिद्ध शांति कार्यकर्ता हैं फिलिस्तीन के, ठीक है। ये जो पुरस्कार है शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। 1986 में इस पुरस्कार को एस्टेबल किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य के धड़मारस नामक गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो धड़मारस नामक गांव याद रखना, ये किस राज्य का गांव है? ये छत्तीसगढ़ राज्य का गांव है, ठीक है। और बताइए कि जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल अपन ने 24 पदक जीते हैं, ठीक है। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ये आ गया अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब है दोस्तों ये जीत लिया है विक्टोरिया केजोर थिलविंग ने, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता है 2024 में कौन सा संस्करण है? 73वां। आयोजन किया गया मैक्सिको में, जीता है विक्टोरिया केजोर थिलविंग ने। कहाँ की हैं ये? डेनमार्क की। भारत की तरफ से भाग लिया रिया सिंघा ने। और इससे पहले 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सेनेस पलासियोस निकारागुआ देश की थी ये, ठीक है। बताइए दोस्तों इसी महीने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब ये निकिता पोरवाल ने जीत लिया है। निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं और इनको ये खिताब किसने पहनाया? नंदिनी गुप्ता ने इनको खिताब पहनाया। नंदिनी गुप्ता 2023 की मिस इंडिया हैं, ठीक है। और अब निकिता पोरवाल की बात करें, ये भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो कि जनवरी 2025 में होगी, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी निकिता पोरवाल, ठीक है। बताइए मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अब चूंकि पहली और बन गई हैं भारतीय, मतलब पहली बार किसी भारतीय ने ये खिताब जीता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का। तो इनका नाम क्या है? रचेल गुप्ता इनका नाम है। रचेल गुप्ता पंजाब के जलंधर की रहने वाली हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वज्र प्रहार आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है और आयोजन किया गया है अमेरिका देश के अंदर, ठीक है। याद रखना अमेरिका के इडाहो में आयोजन हुआ है। 15वां संस्करण है। इससे पहले जो 14वां संस्करण है ये अपने देश भारत के मेघालय के उमरोई में हुआ था। मतलब एक साल भारत में होता है, दूसरी साल अमेरिका में होता है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास याद रखो ये 5 हैं। मालाबार और एक है युद्ध अभ्यास नाम का, तीसरा है कोप इंडिया, चौथा रेड फ्लैग है और 5वां है टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। तो ये 5 याद रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान।
और ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है ये प्राणी उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारत का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत के जो रक्षा सचिव हैं ये राजेश कुमार सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने कहाँ से अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? तो इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये लद्दाख से लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बाली पद्दामी उत्सव मनाया गया? बाली पद्दामी उत्सव ये कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एएआई के नए अध्यक्ष बने हैं विपिन कुमार। एएआई की हम बात करें, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के थाने गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया? देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण थाने गांव में किया गया। तो थाने गांव याद रखना, ये उत्तराखंड के देहरादून का एक गांव है। नेक्स्ट है, विवेक देवराय का निधन 1 नवंबर 2024 को हो गया। वह किस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे? तो विवेक देवराय की हम बात करें, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक और अर्थशास्त्री भी थे। और ये इस परिषद के अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं? 2017 से 2024 तक रहे हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किया? तो सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। ठीक है, याद रखना। तो ये समुद्री अभ्यास है, भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में हुआ है। और इसका जो आयोजन स्थल है, मतलब ये 2 चरणों में हुआ। पहला चरण विशाखापत्तनम में और दूसरा चरण जो हुआ है समुद्री चरण, ये बंगाल की खाड़ी में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े आईएनएस शिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गश्त विमान P-8I ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित हुआ? तो वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ठीक है, और मैं ये शायद बता चुका हूँ। ठीक है, इसका आयोजन भी अमेरिका के इडाहो में हुआ है। नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? तो दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, पहली बार ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो सारे फैक्टों को हम जान लेते हैं। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन पहला संस्करण है, उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? एशिया भर में बौद्ध समुदाय में संवाद को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और समकालीन चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों डुइमा बोको। ठीक है, ये बोत्सवाना के और 6वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? तो सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जोखिम कम करने के लिए नए आइडिया को शेयर करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? गेट टू हाई ग्राउंड। ठीक है, और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2016 में। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लाकी में विस्फोट हुआ? ठीक है, जिससे हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया। तो ये ज्वालामुखी कहाँ का है जिसमें विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास विनवेक्स अंबाला में आयोजित हुआ है? तो याद रखो, जो विनवेक्स है इसका आयोजन अपने देश भारत और वियतनाम के बीच में होता है। और आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंबाला में आयोजन किया गया है, हरियाणा के अंबाला में। उद्देश्य क्या है विनवेक्स युद्ध अभ्यास का? तो भारत वियतनाम रक्षा संबंधों को और मजबूत करना। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की थल सेना और वायु सेनाओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना के लिए। और किसका स्थान लिया है इनने?
अजय माथुर का इनने स्थान लिया है। बताओ भारत ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल सहित 17 पदक जीते हैं। इनमें जो 3 गोल्ड मेडल हैं इनके विजेताओं के नाम बताइए। देखो 3 गोल्ड मेडल विजेताओं की बात करें तो एक है पार्थवी ग्रेवाल, ठीक है, दूसरी हैं वंशिका गोस्वामी, तीसरे हैं हेमंता सागवान। तो ये 3 गोल्ड मेडल विजेता हैं, बाकी अपन ने जीते तो 17 पदक हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष केंद्रीय बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 का कौन सा अवार्ड दिया है? तो इनको लगातार ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा A+ ग्रेड का अवार्ड। ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो दोस्तों रिद्धिमान साहा की हम बात करें, इनने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीपोत्सव के दौरान वर्ष 2024 में अयोध्या में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो एक बार फिर से अयोध्या में हमने काफ़ी अधिक संख्या में दीप जलाए हैं और ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कितने दीप जलाए हैं? लगभग 25,12,000 दीप अपन ने जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे फीडे ने रैंकिंग दी है? दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी मात्र 3 साल का और इसको फीडे के द्वारा रेटिंग दी गई है। इसका नाम क्या है? अनीश सरकार इस खिलाड़ी का नाम है, ठीक है, याद रखना। मात्र 3 साल का है ये और इसको फीडे के द्वारा रैंकिंग दी गई है और फीडे के द्वारा रैंकिंग पाने वाला ये दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया। कहाँ का है? कोलकाता का रहने वाला है। और भाई इस अनीश सरकार ने अंडर 9 और अंडर 13 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और नवंबर 2024 में फीडे के द्वारा इसको रैंकिंग दी गई है और इसकी भारतीय रेटिंग है 1555, मतलब देश भर में 1555 शतरंज खिलाड़ियों में ये शामिल है, ठीक है, अनीश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट जो है किस देश में विकसित हुआ है? जापान में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण या फिर इसको COP29 कहा जाता है। तो जो COP29 है ये किस शहर में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया। और भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ है? याद रखो, भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए हैं। कीर्तिवर्धन सिंह कौन है? तो ये पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट, किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन 9 नवंबर 2024 को हो गया? हरिंदर सिंह सोढ़ी की हम बात करें दोस्तों, ये पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ठीक है, पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। इनका नाम है हरिंदर सिंह सोढ़ी और लंबी बीमारी के चलते 9 नवंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया और पोलो जगत में इनको बिली सोढ़ी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया? तो ऑस्ट्रिया हिंद का आयोजन अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है और महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है और इस साल इसका 3रा संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है। फिक्की की हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म, 1927 में स्थापना, मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, किस वाद्य यंत्र के वादक पंडित
राम नारायण का निधन 8 नवंबर 2024 को हो गया। तो पंडित राम नारायण की यदि हम बात करें, ये कौन थे? ये सारंगी वादक थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ नवंबर 2024 में किसको इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो विनोद कुमार ये इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है एडेल गिब हुरन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं शिव नादर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी एडेल गिब हुरन इंडिया परोपकार सूची आई और इस सूची में भारत के टॉप परोपकारियों की वार्षिक रैंकिंग दी गई है। ठीक है, जो कि अपनी संपत्ति दान करने के आधार पर ये सूची बनाई जाती है। तो हम बात करें 2024 के टॉप 5 दानकर्ताओं की, तो शिव नादर, ठीक है, ये दान करने के मामले में या फिर परोपकार के मामले में टॉप पर हैं। इनने 2153 करोड़ की संपत्ति दान करी है 1 साल के अंदर। दूसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी, तीसरे नंबर पर है बजाज परिवार, चौथे नंबर पे हैं कुमार मंगलम बिरला और परिवार। ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पर हमने दोस्तों करंट अफेयर्स के नवंबर मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। मतलब इन 115 क्वेश्चन में आपका पूरे महीने का करंट अफेयर्स कवर हो गया है। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं मंथली वाइज या फिर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी इसी ई बुक में आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा और इसी में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। कितने टॉपिक रहेंगे? 60 से ज़्यादा टॉपिक रहेंगे। ठीक है, और मंथली तो आपने देख ही लिया। सैंपल मांगते हैं बच्चे, तो भाई सैंपल आप देखो, यहाँ पर हम ऐसे पढ़ाते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसका आंसर आपको मिलेगा और आपको उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ही हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर किया है, ऐसे ही हमने मंथली करंट अफेयर्स किया है। साइंस वाली ई बुक हमारी लॉन्च हो गई है। 5000 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर में, बार बार पूछे गए, और इन क्वेश्चन को मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया है। ठीक है, तो साइंस की ई बुक रेलवे के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। ठीक है, बाकी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक तो लॉन्च हो ही गई है। इन तीनों ई बुक को परचेस करो आप लोग, है ना, अभी डिस्काउंट चल ही रहा है। आप गारंटी से अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में, ये मेरा दावा है। ठीक है, एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट हमेशा पूछते हैं, इसी वीडियो से हमने क्वेश्चन लिया है। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। देखो, राष्ट्रपति का नाम तो सभी को पता होगा भैया, उपराष्ट्रपति का नाम मैंने आपको पढ़ाया है और आपको उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको यहाँ वहाँ वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूँ आपका बहादुर सर।